नासूर बन गई नाकाबंदी, हॉर्मुज में फंस गए ट्रंप। ईरान युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो ईरान की बुरी तरह से तबाही होगी या फिर ईरान हॉर्मुज के समुद्री इलाके को अमेरिकी सेना के लिए जहन्नुम बना देगा। सबसे बड़ी और खतरनाक बात तो यह है कि इस वक्त ईरान में सत्ता की चाबी जिन लोगों के हाथ में है वो अमेरिका और इजराइल से दो दो हाथ करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की सैन्य ताकत और मिसाइलों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलें मौजूद है जो अमेरिका और इजरायली अड्डों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खबर तो ये भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में पूरी ताकत से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है और अमेरिका की नाकेबंदी कुछ भी नहीं कर पाई। ईरानी स्पीड गन बोट्स ने तो कई जहाजों को पकड़ा है। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ईरानी मीडिया का तो यहां तक दावा है कि पाकिस्तान ने अब चीन से मदद मांगी है ताकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सके। पाकिस्तान ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर 6 सूत्री फॉर्मूला बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इधर पेंटागन के अधिकारियों का दावा है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी अंतिम दौर में है। यानी सीज फायर नहीं बल्कि सीरियल अटैक को लेकर एक बड़ी तैयारी हो चुकी है और यही वजह है कि ईरान की नई लीडरशिप अमेरिका और इजराइल पर बेहद सख्त हमले का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर ईरान के मेजर जनरल अहमद वाहिदी और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तो दो टूक कह दिया है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी अड्डों पर भीषण हमले होंगे और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीदी और कालिबाफ का टारगेट 60 अड्डे। ईरान की लीडरशिप के दो टॉप चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। एक है मेजर जनरल अहमद वाहिदी और दूसरे हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। दोनों ही इस वक्त अमेरिका की आंखों की बड़ी किरकिरी बने हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों नेता ईरान के हार्डकोर नेता हैं जो अमेरिका और इजराइल के सामने जरा भी झुकने को तैयार नहीं हैं। आप दोनों नेताओं के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि कैसे दोनों नेता इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। मौजूदा जंगी माहौल में मेजर जनरल अहमद वाहिदी और मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरान की सत्ता के दो सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। जहां वाहिदी युद्ध के मैदान को संभाल रहे हैं तो वहीं कालिबाफ कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को द शैडो कमांडर कहा जाता है जबकि मोहम्मद बाकर कालिबाफ को द स्ट्रेटेजिक पायलट कहा जाता है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी कुद्स फोर्स के पहले कमांडर थे। इन्होंने ही ईरान के उस प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह हमास की नींव रखी जो आज इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। कालिबाफ पूर्व एयरफोर्स कमांडर हैं और तेहरान के मेयर और पूर्व चीफ रह चुके हैं। उनके पास सैन्य और प्रशासनिक दोनों अनुभव है। कालिबाफ खुद एयरबस उड़ाने वाले पायलट रहे हैं जो उनकी सटीक और कैलकुलेटेड सोच को दर्शाता है। अभी तक की सूचना के मुताबिक इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ युद्ध विराम की गुप्त वार्ताओं में ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कालिबाफ ही कर रहे हैं। कहा जाता है कि कालिबाफ युद्ध की रणनीति और कूटनीति का गजब का संतुलन बिठाते हैं और वो युद्ध के मैदान में वाहिदी को पूरी छूट देते हैं ताकि मेज पर अमेरिका से बेहतर सौदेबाजी की जा सके। इधर वाहिदी को सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद इस वक्त ईरान के अघोषित सैन्य शासक की तरह काम करने का मौका मिला है। वाहिदी को अदृश्य जनरल कहा जाता है क्योंकि ये सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहकर गुप्त ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं। कालिबाफ अमेरिका को भरोसे के काबिल नहीं मानते, लेकिन वाहिदी इसके विपरीत हैं। वो आर्थिक लाभ के लिए रणनीतिक समझौते करने के पक्ष में रहे हैं। वाहिदी जरूरत से ज्यादा कट्टर ईरानी शासक हैं जो हर हाल में अमेरिका से जंग में आर पार करना चाहते हैं। वाहिदी की रणनीति बिल्कुल सीधी लड़ाई की बजाय छापामार समुद्री युद्ध और मिसाइल हमलों पर केंद्रित है। हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना इन्हीं के दिमाग का खेल माना जाता है।
वाहिदी अमेरिका को एक ढहता हुआ साम्राज्य मानते हैं। उनका मानना है कि बातचीत कमजोरी की निशानी है और केवल सैन्य दबाव ही अमेरिका को पीछे हटा सकता है। वाहिदी ने हाल ही में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया था, जब तक कि नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से अमेरिका खत्म न कर दे। गालिबाफ इजराइल को मध्य पूर्व के लिए एक कैंसर बताते हैं और सैन्य ताकत की बजाय कूटनीतिक रूप से इजराइल को अलग थलग करने की वकालत करते हैं। गालिबाफ बहुत व्यवस्थित हैं। वो भावनाओं की बजाय डेटा और लॉजिस्टिक्स पर काम करते हैं। उन्हें सिस्टम का आदमी कहा जाता है। ईरान के मध्य वर्ग और शहरी आबादी के बीच वो वाहिदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। वाहिदी के साथ उनके वैचारिक मतभेद काफी बताए जाते हैं। वो ईरान को एक सामान्य राष्ट्र की तरह चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि वाहिदी इसे एक क्रांतिकारी गढ़ बनाए रखना चाहते हैं। वहीं वाहिदी को पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को स्वदेशी रूप से विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। गृह मंत्री रहने के कारण देश के खुफिया तंत्र और पुलिस बल पर इनकी जबरदस्त पकड़ है, जिससे कि ये किसी भी आंतरिक विद्रोह को दबाने में सक्षम हैं। कट्टरपंथियों और सेना के भीतर इनकी छवि एक अजेय योद्धा की है। हालांकि आम जनता के बीच ये अपने सख्त और दमनकारी रवैये के लिए डरावने भी माने जाते हैं। ईरान के पास मिसाइलों की काफी क्षमता अभी भी मौजूद है। संघर्ष विराम के समय उनके लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए गए, जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उनके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व स्तर के लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। بدعهدی و نقض آتشبس اصرار ورزید. اینا همش گواه این هست که آمریکا ظاهراً در روند دیپلماتیک جدیتی نداره. कुल मिलाकर हालात ये हैं कि ईरान ने अब 2 रास्तों पर अमेरिका को फंसा दिया है। एक है हॉर्मुज का ट्रैप और दूसरा है पाकिस्तान में वार्ता का पेंच। दोनों ही जगह अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को मानता है तो ये तय है कि अमेरिका का कद दुनिया में काफी कम हो जाएगा और ईरान खाड़ी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर जाएगा।